CH11 खुली धमकी। उन सभी को रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अब आरव को भी पता चल गया था कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी भाभी है और उसका नाम कीर्ति है। आरव अपनी बहन मनीषा को भी यहीं पर लिया था। अब ये सभी अपने दादाजी की मौत के गम से लगभग बाहर आ चुके थे। अनुज ने आरव को वालिया खानदान की सारी डिटेल लाकर दे दी थी। इस 1 महीने में आरव ने लगभग बिजनेस की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। एक दिन सभी लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते ही कार्तिक आरव से कहता है, छोटे, अब मुझे लगता है कि तुझे प्रेस के सामने सिंह ग्रुप का चेयरमैन घोषित कर देना चाहिए। कार्तिक की बात सुन आरव अपने गले के निवाले को खत्म करता है और अपने भाई की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, भैया, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, बस मैं प्रेस के सामने नहीं आना चाहता। आरव की बात सुन कार्तिक हैरानी में आरव से कहता है, आखिर क्यों तू प्रेस के सामने नहीं आना चाहता? अपने भाई की बात सुन आरव अपने भाई को मनाते हुए कहता है, भैया, मैंने अभी तक बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बिजनेस को संभालने के लिए मैं अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हूं, फिर भी आप मुझे चेयरमैन घोषित कर दीजिए। लेकिन मैं अभी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं, ताकि मैं ये सीख सकूं कि हमारे बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। आरव की बात सुन कार्तिक को पता चल गया था कि आरव का यूनिवर्सिटी में जाने का कुछ और मकसद है। लेकिन कार्तिक को पता है कि उसका भाई छोटा सा ही अपने परिवार से अलग हो गया था, जिस वजह से उसने अपने परिवार से इतना प्यार नहीं मिला है। इतनी छोटी सी जिंदगी में ही उसके भाई ने अभी तक बहुत कुछ झेला है। इसीलिए अब कार्तिक अपने भाई को मायूस होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वह अपने भाई को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हाँ भर देता है। अगले दिन कार्तिक पूरी मीडिया में अनाउंस कर देता है कि सिंह ग्रुप एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा है। कार्तिक, कीर्ति, आरव और मनीषा चारों अब हेरिटेज विला में रहने लग गए थे। अगले दिन हेरिटेज विला के सामने मीडिया की कतार लगी हुई थी। विला के अंदर से नीले रंग के सूट बूट में कार्तिक बाहर आता है। होस्टेज के ऊपर जाकर मीडिया का अभिवादन करते हुए कहता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे एक बार कहने पर ही आप सभी यहाँ पर पधारे। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने आप सभी को एक साथ क्यों इकट्ठा किया है। कार्तिक की बात को बीच में काटते हुए एक रिपोर्टर कार्तिक से पूछता है, सर, हमारे सुनने में आई थी कि 1 महीने पहले नेकी राम सिंह का निधन हो गया है। क्या ये बात सच है? अगर यह बात सच है तो सिंह ग्रुप का चेयरमैन और CEO कौन होगा? उस रिपोर्टर की बात सुनकर कार्तिक रिपोर्टर की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, अपने सवाल मेरी बात खत्म होने से पहले ही पूछ लिया है और मैं आपको अभी यही बात बताने जा रहा था, तो कृपया करके पहले मेरी बात को सुन लीजिए और फिर बाद में अपने सवालों को पूछ लेना। इतना कहने के बाद कार्तिक एक गहरी सांस लेता है और इधर उधर देखता है ताकि कोई और रिपोर्टर उससे कोई सवाल तो नहीं पूछने वाला। जब कार्तिक पूरी तरह से निश्चित हो जाता है कि कोई और रिपोर्टर से उससे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, तो कार्तिक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। जैसा कि इन रिपोर्टर ने कहा, 1 महीने पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सिंह ग्रुप का चेयरमैन और CEO पहले ही चुन लिया था। सिंह ग्रुप के चेयरमैन सिंह परिवार का वारिस और युवराज आरव सिंह है और CEO हूं मैं, यानी कार्तिक सिंह। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। कार्तिक की बात खत्म होने के तुरंत बाद एक रिपोर्टर कार्तिक से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर हम कैसे मान लेगी आप और युवराज आरव सिंह ही सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन और CEO हैं? उस रिपोर्टर की बात सुन कार्तिक हंसने लग जाता है और उसके सवाल का उत्तर देते हुए कहता है, मुझे पता था मीडिया ये सवाल मुझसे जरूर पूछने वाला है, इसलिए मैंने सभी को विश्वास दिलाने के लिए पहले ही सबूत इकट्ठा किए हुए हैं। इतना कहने के बाद कार्तिक अपने हाथ से इशारा करता है। तभी स्टेज पर मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर और हेड कमांडर आते हैं। कार्तिक ने पहले ही स्टेज पर बड़ी LED स्क्रीन लगवाई हुई थी। तभी वह डॉक्टर पेनड्राइव को LED में लगाकर LED को ऑन कर देता है। तभी LED में वही वीडियो प्ले होने लग जाती है जिसको डॉक्टर ने सिक्योरिटी के लिए रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में एक लड़के को नेकी राम सिंह के बगल में बैठा हुआ दिखाया जा रहा था। लेकिन उसका चेहरा ब्लर किया हुआ था और सभी को इस वीडियो में जो बातें हो रही थी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सभी मीडिया वाले तुरंत उस वीडियो को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। पूरी वीडियो के प्ले होने के बाद सभी को विश्वास हो जाता है कि कार्तिक सिंह ग्रुप का नया CEO है और आरव सिंह सिंह ग्रुप का नया चेयरमैन। वीडियो खत्म होने के बाद एक अधेड़ उम्र का रिपोर्टर खड़ा होता है और कार्तिक सिंह से पूछता है, सर, हमें विश्वास हो गया है कि आप ही सिंह ग्रुप के नए CEO हैं और आपके छोटे भाई सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन हैं, लेकिन इसमें युवराज आरव सिंह का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया है? इस रिपोर्टर की बात सुन कार्तिक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा छोटा भाई पब्लिक में आना ज्यादा पसंद नहीं करता है और उसी के कहने पर ही हमने उसका चेहरा ब्लर किया है। वह नहीं चाहता कि उसकी असलियत सभी के सामने आए। वह ज्यादा बोलने के बजाय काम करने में ज्यादा विश्वास रखता है, इसीलिए उसकी जगह आज मैं ही हूं यहाँ पर। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसने एक ऑडियो भेजा है। कार्तिक के इतना कहने के तुरंत बाद LED में आरव की आवाज सुनाई देती है जिसमें आराम कहता है, मैं सिंह परिवार का युवराज आरव सिंह हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आप सभी के सामने क्यों नहीं आया, लेकिन सामने ना आने की मेरी भी एक वजह है, क्योंकि मेरे दादाजी ने हमारे परिवार पर 16 साल पहले हुए हमले के बारे में कुछ बताया था
और मेरे दादाजी नहीं चाहते कि उनके दुश्मनों को पता चले कि सिंह परिवार का कुलपति कौन है। इसीलिए मैं आप सभी के सामने नहीं आया। लेकिन मैं मेरे परिवार के दुश्मनों को एक वार्निंग देना चाहूंगा। जो आप ये हरकतें कर रहे हैं ना, उनको कम कर दीजिए, वरना अंजाम काफी बुरा हो सकता है। मैं आपको एक लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ, शांत बैठ जाए, वरना आपका एक कदम आगे आया तो मैं 100 कदम आगे बढ़ाने में जरा सा भी नहीं चूकूंगा। और मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सिंह परिवार को अपना कार्य चुपचाप करने दीजिए। आज का यह इवेंट सभी चैनल्स पर लाइव चल रहा था, इसलिए आरव की इस बात ने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिला डाला था। अब पूरे भारत को पता चल गया था कि जो सिंह परिवार पिछले 16 सालों से अपने पूरे बिजनेस को छुपकर ऑपरेट करता था, वह अब खुल्लम खुल्ला बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में उतर गया है। सिंह परिवार के इतने ओपनली बिजनेस वर्ल्ड में आने की वजह से पूरे बिजनेस वर्ल्ड में तहलका तो मचने वाला था। सिंह परिवार के चेयरमैन के द्वारा कही हुई बातें एक टिक टिक चलते हुए टाइम बम की तरह थी। आरव के इतने ओपनली धमकी देने की वजह से पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हलचल मच गई थी। अब सभी को पता चल गया था कि सिंह परिवार एक बहुत बड़ी ताकत को अपने साथ लेकर आया है, वरना सिंह परिवार इतनी ओपनली नहीं बताने वाला था कि वह बिजनेस वर्ल्ड में आने वाले हैं। कार्तिक का यह इंटरव्यू किसी जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रहा था। और फिर भले ही सबको पता था कि सिंह परिवार पिछले 16 सालों से छुपकर कार्य कर रहा था, लेकिन आज भी इसकी ताकत और पैसे का रुतबा कम नहीं हुआ था। आज भी सिंह परिवार के पास जितना पैसा था, उतना पैसा शायद ही किसी दूसरे परिवार के पास होगा। अब सभी को पता चल गया था कि युवराज आरव सिंह ग्रुप के चेयरमैन है, जिस वजह से वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ आरव का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाने के लिए कार्तिक पर्सनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर को फोन करके अपने भाई के एडमिशन के लिए कहते हैं। आरव अगले दिन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग नहीं करता, वह बस से ही यूनिवर्सिटी में चला जाता है। उसका काम यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही कर दिया था। आरव बहुत ही सिंपल लुक में यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। आरव ने एक प्लेन व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट की स्लीव फोल्ड की हुई थी। यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद आरव देखता है कि बहुत से लोग यूनिवर्सिटी में इधर उधर घूम रहे हैं। क्या आरव बिजनेस वर्ल्ड में अपना रुतबा कायम कर पाएगा? मीडिया के सामने धमकी देने की आरव को क्या जरूरत पड़ी? क्या यूनिवर्सिटी में आरव को कोई परेशानी तो नहीं होगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH12 यूनिवर्सिटी में पहला दिन। आरव बहुत ही सिंपल लुक में यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। आरव ने एक प्लेन व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट की स्लीव फोल्ड की हुई थी। यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद आरव देखता है कि बहुत से लोग यूनिवर्सिटी में इधर उधर घूम रहे हैं। आरव सीधा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के पास जाता है। हालांकि चांसलर के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आरव सिंह परिवार का युवराज आरव सिंह है। इसलिए आरव जब प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो प्रिंसिपल आरव को बड़ी अजीब तरह से देख रहा था, क्योंकि आरव यूनिवर्सिटी के बीच में एडमिशन लिया था। प्रिंसिपल आरव को सारी डिटेल बता देते हैं। आरव भी बिना सवाल किए सारी बात सुनकर उनके ऑफिस से चला जाता है। अरबी यूनिवर्सिटी को देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है। वे दो लड़के बड़े अजीब तरह से पार्क में नाच रहे थे। उन्हें देखकर आरव की हंसी निकल जाती है, लेकिन आरव उनसे मिलना चाहता था क्योंकि वे दोनों लड़के ही पूरे यूनिवर्सिटी में हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी हरकतें ऐसी थी, अगर कोई सीरियस इंसान भी उन्हें देख ले तो हंसी आ जाए। आरव अपने कदमों को उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा देता है। उनके पास पहुंचने के बाद आरव उनसे कहता है, हेलो। आरव की बात सुन वे दोनों लड़के आरव की तरफ देखते हैं। वे आरव को पहचान नहीं पा रहे थे। आरव थोड़ा पतला था और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वे उसके लिए पूरी तरह से फिट थे, इसलिए आरव का सिंपल लुक भी काफी अच्छा लग रहा था। वे दोनों लड़के आरव को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें याद नहीं आता कि यह कौन है, तो वे लड़के आरव से ही पूछ लेते हैं, क्या तुम हमें जानते हो? उस लड़के की बात सुन अचानक से दूसरा लड़का कहता है, शायद तुम हमारे कोई फैन तो नहीं हो जो हमसे मिलने आए हो। उसे दूसरे लड़के की बात सुन आरव हैरान हो जाता है और उससे कहता है, फैन? अरे नहीं नहीं, मैं तो आप दोनों से इसलिए मिलने आया क्योंकि आप दोनों मुझे काफी अच्छे लगे। मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। आरव की बात सुन पहले वाला लड़का कहता है, साल के बीच में एडमिशन लिया, मतलब तुम पिछले वाली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गए हो। वैसे पहले तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? उस लड़के की बात सुन आरव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका चेहरा भी अजीब बन जाता है। उसे नहीं पता था कि साल के बीच में एडमिशन लेने से बाकी के बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब उसे समझ में आ गया था, साल के बीच में कोई एडमिशन क्यों नहीं लेता था। आरव उस लड़के की बात को इग्नोर कर देता है। तभी दूसरे वाला लड़का आरव से पूछता है, भाई तुमने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है? जिस पर आरव उत्तर देते हुए कहता है, फर्स्ट ईयर में। जिस पर पहले वाला लड़का आरव से पूछता है, भाई क्या तुम हॉस्टल में रहने वाले हो? अगर हाँ तो हमारे कमरे में हम सिर्फ 3 लोग ही हैं, एक लड़के की कमी है। क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? उस लड़के की बात सुन आरव उससे कहता है, वैसे मुझे यूनिवर्सिटी ने पहले से यह कमरा दे रखा है, वैसे वक्त मिला तो आप दोनों से मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर आरव तुरंत वहां से निकलने लगता है कि तभी वह एक लड़की से टकरा जाता है।
जिस पर आरव तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहता है, सॉरी सॉरी मैडम, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। उस लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर धूप का काला चश्मा भी लगा हुआ था। आरव जैसे ही घूमकर उस लड़की को देखता है तो उस लड़की के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, तुम यहाँ पर कैसे। आरव इस लड़की को पहचान गया था। ये लड़की कपूर खानदान की स्नेहा कपूर थी। उन दोनों के टकराने की वजह से सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं। इस समय आरव अपनी किस्मत को कोस रहा था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई और टकरा जाती, यही क्यों। स्नेहा कपूर को तो आरव का मजाक उड़ाने के लिए अच्छा खासा मौका मिल गया था। ओहो, अब तुम हमारा पीछा करते करते हमारी यूनिवर्सिटी तक भी आ गए। पहले तो बड़े चोट में आकर हमारे घर पर ही हमें कोर्ट में आने को कहते हैं और फिर बाद में खुद ही कोर्ट में नहीं आते। स्नेहा कपूर की बातें सुन आरव बड़ी ही धीमी आवाज में स्नेहा कपूर से कहता है, घर की बातें घर में ही होनी चाहिए, भरी पब्लिक में नहीं। और वैसे भी अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और शायद मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहोगी कि सभी को पता चले, वरना कपूर खानदान की तो इज्जत कम हो जाएगी ना। आरव, मैं यह आखिरी बात बड़े ही सरकास्टिक टोन में कही थी। आरव की बात स्नेहा कपूर समझ पा रही थी कि अगर यूनिवर्सिटी में यह बात फैल गई कि आरव उसका पति है तो उसकी काफी ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए स्नेहा कपूर धीरे से आरव से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर आरव स्नेहा कपूर से कहता है, मैं तुम्हारा कोई पीछा बिछा नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। उन दोनों के इतने धीरे धीरे और इतनी पास आकर बात करने की वजह से सभी लोग उन दोनों के बारे में गलत सोच रहे थे। जब सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे तभी वहां पर एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर से एक लंबा गोरा चिट्टा लड़का निकलता है। उस लड़के ने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे जिससे साफ साफ पता चल रहा था वह किसी अमीर बाप की औलाद है। वह लड़का भी पार्क में इतनी भीड़ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस लड़के को देखने के तुरंत बाद सभी लोग उस लड़के के लिए जगह छोड़ देते हैं। सभी को पता था कि यह लड़का पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मालिक अजय गर्ग का बेटा साहिल गर्ग है। और सभी को यह भी पता था कि साहिल गर्ग स्नेहा कपूर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता कि साहिल गर्ग स्नेहा कपूर से इसीलिए प्यार करता है, अगर कपूर इंडस्ट्री का साथ उनको मिल जाए तो दिल्ली में काफी अच्छा नाम बना सकते हैं। साहिल गर्ग तुरंत अंदर आते हुए देखता है कि स्नेहा कपूर और एक लड़का बहुत ही पास आकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनको देखकर साहिल गर्ग गुस्से में आग बबूला हो जाता है। साहिल गर्ग तुरंत गुस्से में स्नेहा कपूर की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर आरव को धक्का दे देता है। साहिल के इतने जोर से धक्का मारने पर भी आरव सिर्फ एक कदम ही पीछे हुआ था। आरव साहिल को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इससे उसकी किसी तरह की कोई दुश्मनी तो नहीं है। धक्का खाने के बाद भी आरव इस समय काफी ज्यादा शांत था। वहां इकट्ठा हुए सभी लोग साहिल की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन जतिन के चेहरे पर तो किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं था। वह तो हैरानी में साहिल को घूरे जा रहा था। साहिल गुस्से में आरव की तरफ देखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के इतने पास खड़े होने की। आखिर तू है कौन। आरव ने अभी थोड़ी देर पहले जिन दो लड़कों से बात की थी वह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि साहिल आरव को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए। आरव से कुछ देर बात करने पर ही उन्हें पता चल गया था आरव बहुत अच्छा लड़का है। इसलिए वह तुरंत आरव की मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं और माहौल को हल्का करने के लिए उनमें से एक लड़का हंसते हुए साहिल से कहता है, साहिल भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये लड़का तो स्नेहा भाभी से माफी मांग रहा था। वो क्या है ना, ये लड़का अभी अभी नया आया है यूनिवर्सिटी में और इससे गलती से भाभी को धक्का लग गया था। हालांकि इस लड़के ने माहौल को शांत करने के लिए यह बात कही थी, लेकिन धक्के की बात सुन साहिल का पारा और ज्यादा गर्म हो जाता है। साहिल तुरंत उस लड़के की छाती में हाथ रखकर साइड में धक्का मारता है और आरव की तरफ आगे जाता है और आरव की आंखों में आंखें डालकर उससे बड़े ही गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को धक्का मारने की। शायद तुझे इसका अंजाम पता नहीं है। इस पूरी यूनिवर्सिटी में सब मुझे साहिल भाई के नाम से जानते हैं और अगर तू चाहता है तेरे साथ कुछ भी गलत ना हो तो अपने घुटनों पर आकर मुझसे और मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांग ले, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तेरे साथ क्या कर दूंगा। साहिल गर्ग की बात सुन आरव हंसी में टाल देता है और फिर साहिल से कहता है, मैंने मान लिया गलती मेरी थी और मैंने पहले सॉरी बोल भी दिया, लेकिन अगर अब भी तू चाहता है कि मैं घुटनों के बल बैठकर इससे माफी मांगू तो तू ये करवा सकता है, लेकिन अपने सपनों में। और रही बात तेरी दादागिरी और तेरे पैसे की, इससे तू उनको डरा सकता है जिनके पास जिगरा नहीं होता। और हाँ, अभी तूने जो हरकत की है ना, वह आगे से मत करना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर आरव साहिल के कंधे को थपथपाते हुए वहां से निकल जाता है। साहिल गर्ग वहां से सिर्फ आरव को जाते हुए देख पा रहा था। वह इस समय कुछ भी करने की हालत में नहीं था, क्योंकि जब आरव ने उसके कंधे को थपथपाया तब अचानक से उसके शरीर में एक अजीब तरह का डर पैदा हो गया था जो उसे आरव के साथ पंगा लेने से रोक रहा था। स्नेहा कपूर के साथ आई हुई उसकी 3 दोस्त आरव के इस एटीट्यूड से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई नया लड़का साहिल गर्ग के साथ इस तरह से भी बातें कर सकता है। हालांकि साहिल गर्ग से भी ज्यादा अमीर लड़के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे,
लेकिन वे सभी फर्स्ट ईयर वालों से सीनियर थे, और फर्स्ट ईयर में जितने भी अमीर घर के लड़के थे सभी साहिल गर्ग के साथ रहते थे। साहिल गर्ग का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में एक अलग तरह का रुतबा था, और आज आरव उसी रुतबे को अपने पैरों के तले कुचल कर चला गया था, और साहिल गर्ग को कुछ भी नहीं कर पाया। वह बस खड़ा खड़ा आरव को जाते हुए देख रहा था। स्नेहा कपूर को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मालिक के बेटे को इस तरह से बेइज्जत करेगा, लेकिन स्नेहा को अब अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अब साहिल गर्ग अपने आप आरव से निपट लेगा। आरव के पीछे पीछे वे दो लड़के भी तुरंत दौड़ते हुए आते हैं, जो आरव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे तुरंत आरव के पास पहुंचकर आरव से कहते हैं, भाई मेरा नाम सिद्धार्थ सोनी है और इसका नाम मुकुल देशपांडे है। भाई क्या तुम भी किसी अमीर खानदान से हो क्या जो उस साहिल गर्ग से सीधा भिड़ गए? सिद्धार्थ सोनी की बात सुन आरव उससे हैरानी में पूछता है, आखिर वह ऐसा कौन है? आरव की बात सुन दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मुकुल देशपांडे तुरंत आरव को बताता है, वह पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मालिक अजय गर्ग का बेटा साहिल गर्ग है। इतने बड़े बाप का बेटा होने की वजह से वह सबके ऊपर दादागिरी करता फिरता है, और आज तुम जिस लड़की से टकराए थे वह कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक के तीसरे भाई की बेटी है। उसका नाम। मुकुल देशपांडे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले आरव कहता है, स्नेहा कपूर है। सिद्धार्थ सोनी आरव को हैरानी में देखते हुए उससे पूछता है, तुम उसे कैसे जानते हो? जिस पर आरव उससे कहता है, उसे छोड़ो, तुम क्या कह रहे थे, पहले उसे बताओ। जिस पर मुकुल देशपांडे आगे बताते हुए आरव से कहता है, वह साहिल गर्ग स्नेहा कपूर को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, लेकिन स्नेहा कपूर कभी भी उसे भाव नहीं देती, और जब भी वह स्नेहा कपूर को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है तो वह उससे बहुत गाली सुनता है। मुकुल देशपांडे की बात सुन आरव मुकुल देशपांडे से पूछता है, तो फिर आज उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया तो उसने उससे कुछ क्यों नहीं कहा? आरव के इस सवाल का जवाब सिद्धार्थ सोनी देता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत से लड़के हैं जो स्नेहा कपूर को प्रपोज करते रहते हैं। स्नेहा कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उससे प्रपोज करे, और अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो साहिल गर्ग ही उससे निपटता है, और उस समय जब साहिल कपूर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है तो वह उससे कुछ नहीं कहती। सिद्धार्थ सोनी की सारी बात सुन आरव गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ सोनी की तरफ देखते हुए गंभीरता से पूछता है, तो फिर तुमसे भाभी भाभी क्यों कह रहे थे? जिस पर सिद्धार्थ सोनी भी गहरी सांस लेते हुए आरव को बताता है, हम उस समय उसे भाभी इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें पता है कि साहिल गर्ग उससे बहुत प्यार करता है, और अगर हम साहिल गर्ग के सामने स्नेहा कपूर को भाभी कहते हैं तो वह हमारी बातें कई बार मान जाता है, इसलिए मैंने उस समय उसे भाभी कहा, वरना स्नेहा कपूर जैसी खूबसूरत लड़की को हम भाभी क्यों कहे? सिद्धार्थ सोनी की आखिरी बात सुन आरव सिद्धार्थ सोनी को अजीब तरह से घूरता है। सभी लोग चलते जा रहे थे, तभी मुकुल देशपांडे आरव से पूछ लेता है, भाई तुमने हमसे तो बहुत कुछ पूछ लिया, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। मुकुल देशपांडे की बात सुन आरव सिर्फ इतना ही कहता है, मेरा नाम आरव सिंह है। आरव का नाम सुन वे दोनों जहां पर खड़े थे वही की वही जम जाते हैं। वे दोनों यही सोच रहे थे, क्या उनके साथ चलने वाला ये 22 साल का लड़का सिंह ग्रुप का चेयरमैन है? तभी वह इस बात को नकारते हुए कहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बहुतों के नाम एक जैसे होते हैं, शायद इसका भी नाम युवराज आरव सिंह के जैसा ही है। सिद्धार्थ सोनी हंसते हुए आरव के कंधे पर हाथ मारते हुए उससे कहता है, भाई तेरा नाम तो सिंह ग्रुप के चेयरमैन के जैसा है, इस नाम ने पूरे भारत में हलचल पैदा कर दी है। सिद्धार्थ सोनी की बात सुन आरव का चेहरा वैसा ही रहता है जैसा पहले था। आरव अपनी जेब से कॉर्न निकालता है और कार्तिक को फोन मिला देता है। वे दोनों लड़के देख पा रहे थे कि आरव ने कार्तिक भाई नाम के इंसान को कॉल मिलाया है। 2 रिंग के बाद सामने से फोन उठा लिया जाता है। फोन के दूसरी तरफ से कार्तिक की आवाज आती है, छोटे क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत आ गई है क्या? आरव सीधे कार्तिक से कहता है, भाई आप हमारी दिल्ली ब्रांच के मैनेजर का नंबर सेंड कर दीजिए, मैं बार बार आपको कॉल करूंगा तो शायद काम करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आरव की बात सुन कार्तिक आरव से पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुझे हमारे दिल्ली ब्रांच मैनेजर का नंबर चाहिए? क्या कोई दिक्कत है क्या, मुझे बता। जिस पर आरव कहता है, कुछ नहीं भाई, एक कंपनी है पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक करके, तो उसका तो मालिक है ना, क्या नाम बताया था उसने? हाँ अजय गर्ग का बेटा है साहिल गर्ग, वह पंगा लेने की सोच रहा है, और इन छोटे मोटे मामलों में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ब्रांच मैनेजर का नंबर मांगा था। आरव की सारी बात सुन कार्तिक भी समझ गया था, उसके भाई के मीडिया के सामने ना आने की वजह से कई छोटे मोटे बिजनेसमैन उससे पंगा लेने की सोच सकते हैं, और अगर इन मामलों में डायरेक्ट कार्तिक अपना हाथ डालता है तो शायद सिंह ग्रुप की रेपुटेशन कम हो सकती है, और इन मामलों की वजह से कार्तिक बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए कार्तिक भी आरव की बात समझ गया था और वह आरव को ब्रांच मैनेजर का नंबर सेंड कर देता है। वहीं आरव के बगल में खड़े मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यह तो पता चल गया था कि यह लड़का काफी अमीर खानदान से आता है, लेकिन वे अभी भी यह रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि यही सिंह ग्रुप का चेयरमैन हो सकता है। वे दोनों अपनी इसी सोच में थे कि तभी कार्तिक आरव के पास दिल्ली के ब्रांच मैनेजर का नंबर सेंड कर देता है। सिंह ग्रुप के दिल्ली के ब्रांच मैनेजर का नाम अखिल था। आरव बिना देर किए उस नंबर पर कॉल मिलाता है।
3-4 रिंग के बाद कॉल उठती है और सामने से एक मध्यम उम्र के इंसान की आवाज आती है। हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं सिंह ग्रुप के दिल्ली का ब्रांच मैनेजर अखिल बोल रहा हूँ। अखिल की बात सुन आरव उससे कहता है, गुड मॉर्निंग अखिल, वैसे भैया ने तो तुम्हें कॉल करके बता दिया होगा ना कि मैंने किस लिए तुम्हें फोन किया। जिस पर अखिल कहता है, हाँ जी सर। आरव आगे बताते हुए उससे कहता है, पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी डिटेल निकालकर एक बार मेरे पास भेजना और इसके मालिक अजय गर्ग के पास भी एक नोटिस भेज दो। उनसे कहना अपने बेटे साहिल गर्ग को अपने साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास वाले मिडनाइट रेस्टोरेंट में लेकर आओ और तुम भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचो। जिस पर अखिल कहता है, ओके सर। क्या आरव साहिल गर्ग को अच्छे से मजा चखा पाएगा? क्या इन दोनों लड़कों को आरव की सच्चाई पता चलेगी? आखिर आरव ने अजय गर्ग के पास नोटिस क्यों भेजा? क्या आरव अजय गर्ग के बिजनेस को अपना बनाना चाहता है? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH13 गली दे डाली। आरव अखिल को आगे बताते हुए उससे कहता है, पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह सारी डिटेल निकालकर एक बार मेरे पास भेजना और इसके मालिक अजय गर्ग के पास भी एक नोटिस भेज दो। अपने बेटे साहिल गर्ग के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास वाले मिडनाइट रेस्टोरेंट में लेकर आओ और तुम भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचो। जिस पर अखिल कहता है, ओके सर। फोन रखने के बाद आरव सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, मिडनाइट रेस्टोरेंट चलोगे? आरव की बात सुन सिद्धार्थ सोनी मुकुल देशपांडे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाई इसके साथ जाना ठीक रहेगा क्या? जिस पर मुकुल देशपांडे कहता है, अबे मुझे क्या पता, मैं भी तो आज ही इससे मिला हूँ। थोड़ा सोचने के बाद सिद्धार्थ सोनी मुकुल देशपांडे से कहता है, देख यार, भले ही ये युवराज आरव सिंह ना हो, लेकिन ये भी किसी अमीर बाप की औलाद है, इतना तो मुझे पता चल गया। अगर हम इसके साथ अपनी अच्छी दोस्ती बना लेंगे तो क्या पता साहिल गर्ग हमें दोबारा परेशान करने की हिम्मत ना करे। सिद्धार्थ सोनी की बात सुन मुकुल देशपांडे कहता है, सही कह रहा है तू, चल इसके साथ चलते हैं। मुकुल देशपांडे की बात सुने सिद्धार्थ सोनी आरव की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ भाई, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ। इतना कहकर दोनों आरव के साथ चलने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आरव पैदल ही मिडनाइट रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ता है। आरव को पैदल ही मिडनाइट रेस्टोरेंट की तरफ जाते देखकर अब उन्हें थोड़ा डर लगने लग गया था। सिद्धार्थ सोनी मुकुल देशपांडे के कान में धीमी आवाज में उससे कहता है, भाई इसका साथ देकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर यह किसी अमीर बाप की औलाद होता तो इसके पास जरूर कोई गाड़ी होती, लेकिन ये तो पैदल ही मिडनाइट रेस्टोरेंट में जा रहा है। सिद्धार्थ सोने की बात सुन मुकुल देशपांडे भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुकुल देशपांडे कहता है, भाई अब इसके साथ आ गए तो आ गए, अब जो होगा देखा जाएगा। मुकुल देशपांडे की बात सुन सिद्धार्थ सोनी एक गहरी सांस लेता है और फिर दोनों तेज कदमों से आरव के पीछे चलने लग जाते हैं। रेस्टोरेंट की तरफ चलते चलते ही आरव ऑनलाइन एक टेबल बुक कर देता है। मिडनाइट रेस्टोरेंट एक मीडियम रेंज रेस्टोरेंट है। मिडनाइट रेस्टोरेंट में यूनिवर्सिटी के लगभग सभी छात्र आते थे और जो छात्र ज्यादा गरीब थे वे मिडनाइट रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करते थे। मिडनाइट रेस्टोरेंट का मालिक बहुत सभ्य था, जो कई बार गरीब बच्चों को फ्री में खाना खिला देता था। इसीलिए यूनिवर्सिटी के सभी लोग मिडनाइट रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और कभी कभार अमीर बच्चे भी मिडनाइट रेस्टोरेंट में आ जाते थे, जिस वजह से मिडनाइट रेस्टोरेंट की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मिडनाइट रेस्टोरेंट में जाने के बाद एक टेबल पर बैठ जाता है। सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे भी आरव के पीछे पीछे उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने के तुरंत बाद एक वेटर उनके पास आते हुए उनका ऑर्डर लेता है। सर ऑर्डर प्लीज। उस वेटर की बात सुन आरव उससे कहता है, भाई सबसे पहले एक कड़क मसालेदार चाय लेकर आ और उनसे पूछ ले ये क्या लेना चाहेंगे। अपनी बात सुनकर दोनों ऑर्डर देने में थोड़ा झिझक रहे थे। उनकी झिझक देखकर आरव समझ जाता है कि उनके पास पैसे नहीं है। टेंशन मत लो, जो ऑर्डर करना है कर लो, बिल पेमेंट में करूंगा। आरव की बात सुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सबसे सस्ती डिश ऑर्डर कर देते हैं। मुकुल देशपांडे उस वेटर की तरफ देखते हुए कहता है, एक कढ़ाई पनीर और 4 नान। उनका ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहां से चला जाता है और 10 मिनट बाद वेटर ऑर्डर लेकर आता है। आरव अपनी कड़क मसालेदार चाय को पीने लग जाता है। तभी सिद्धार्थ सोनी आरव की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई तुम नहीं लोगे क्या? जिस पर आरव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम खाओ। आरव की बात सुन दोनों दोबारा से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर खाने लग जाते हैं। आरव ने अभी सिर्फ आधी चाय ही पी थी कि तभी रेस्टोरेंट के सामने एक लाल रंग की ऑडी A6 आकर रुकती है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख के करीब होती है। उस गाड़ी के अंदर से एक मध्यम उम्र का इंसान निकलता है, जिसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी कंपनी का मैनेजर है। उस इंसान की उम्र लगभग 38 साल के आसपास थी, जिस वजह से उस इंसान के चेहरे की दाढ़ी हल्की हल्की सफेद हो गई थी। लेकिन उस इंसान की फिजिक एकदम जिम ट्रेनर के जैसी थी। वह इंसान तेजी से मिडनाइट रेस्टोरेंट के अंदर आता है। वह इंसान और कोई नहीं, सिंह ग्रुप के दिल्ली ब्रांच का मैनेजर अखिल था। इस मैनेजर के पास बाकी के स्टेट के मैनेजर से ज्यादा पावर थी। कार्तिक ने पहले ही इस मैनेजर के पास आरव की फोटो भेज दी थी, जिस वजह से उसे आरव को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इसलिए वह तुरंत आरव के पास जाता है और उसके सामने सिर झुकाते हुए कहता है,
सर, आई एम अखिल। आरव पहले ही उस मैनेजर को पहचान गया था, क्योंकि आरव मेन पोस्ट पर बैठे सभी लोगों को जानता था, भले ही वे लोग आरव को नहीं जानते थे। आरव एक गहरी सांस लेते हुए अखिल की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है, मैंने जो काम बोला था वो हो गया? जिस पर अखिल सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर। इतना कहकर अखिल आरव की तरफ एक फाइल आगे बढ़ा देता है और फिर आरव से कहता है, सर इसमें पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गर्ग परिवार की सारी डिटेल है। उस फाइल को लेते हुए आरव खोल कर देखता है। फाइल को पूरी पढ़ने के बाद आरव अखिल की तरफ देखते हुए कहता है, हम इम्प्रेसिव, ये कंपनी आगे जाकर बहुत ग्रो करने वाली है। इतना कह आरव अखिल की तरफ देखते हुए कहता है, अखिल हम इस कंपनी के 30% शेयर खरीदेंगे, तुम जल्दी से वकील से कहकर पेपर रेडी करवाओ। जतिन की बात सुन अखिल अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है और अपने फोन को निकालकर वकील को फोन करके पेपर रेडी करने को बोलता है। यूनिवर्सिटी में साहिल गर्ग अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठकर दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा था। तभी उसकी बगल में बैठा एक लड़का साहिल की तरफ देखते हुए कहता है, भाई आपने उस नए लड़के को ऐसे कैसे जाने दिया? उस समय आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? हम बताते उस साले को पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। उसी तरह यूनिवर्सिटी में रहना है तो हमसे बैर नहीं करना चाहिए। उसी लड़के की हाँ में हाँ मिलाते हुए दूसरा लड़का कहता है, सही कहा भाई तू, अगर अब की बार हमें वो लड़का दिख गया ना तो उसका ऐसी खबर लेंगे, अगली बार हमसे टकराने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इतना कहकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इन दोनों की बात सुन साहिल गर्ग भी पूरी चोट में आकर कहता है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था उसे छोड़ने की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो उस साले को मजा चखाना पड़ेगा। कल यूनिवर्सिटी में आएगा ना, साले के आते साथ पैर तोड़ दूंगा। साहिल गर्ग की बात सुन पहले वाला लड़का दोबारा से कहता है, ठीक है साहिल भाई, हमें भी बुला लियो, हम भी थोड़ा हाथ साफ कर लेंगे। जिस पर साहिल गर्ग कहता है, ठीक है बुला लूंगा। तभी साहिल गर्ग का फोन बजता है। साहिल गर्ग जैसे ही फोन निकाल कर देखता है तो उसके पापा का फोन आ रहा था। अपने पापा की कॉल देखकर साहिल गर्ग थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पापा कभी भी यूनिवर्सिटी के टाइम पर उसको कॉल नहीं करते। लेकिन फोन तो बाप का आया था, इसलिए उठाना तो पड़ेगा। इसलिए साहिल गर्ग फोन उठाते हुए कहता है, हेलो पापा, क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ से भारी और गुस्सैल भरी आवाज सुनाई देती है, अब ए गधे के बच्चे, अब तूने क्या किया? अचानक से अपने बाप से गाली खाने की वजह से साहिल गर्ग हैरान हो जाता है, इसलिए साहिल गर्ग तुरंत अपने पापा से पूछता है, पापा आखिर क्या हुआ? अपने बेटे के इस सवाल को सुन अजय गर्ग कहते हैं, तू मुझे सिर्फ इतना बता, तूने किसी सिंह ग्रुप के इंसान के साथ पंगा तो नहीं ले लिया? अपने पापा की बात सुन साहिल गर्ग हैरानी में अपने पापा से कहता है, पापा आप भी कमाल की बात करते हो, मैं सिंह ग्रुप के किसी इंसान के साथ क्यों पंगा लूंगा? हाँ मान लिया मैं लोगों से पंगे लेते रहता हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो इतनी बड़ी कंपनी के किसी आदमी के साथ पंगा लूंगा। वैसे क्या हुआ, आप इतना बड़ा क्यों रहे हो? अपने बेटे की इस बात को सुन अजय गर्ग को पहले तो थोड़ी शांति होती है, लेकिन फिर टेंशन में साहिल गर्ग को बताते हुए कहते हैं, आज मेरे पास सिंह ग्रुप के दिल्ली के ब्रांच मैनेजर अखिल का कॉल आया है। उसने तुम्हें और मुझे यूनिवर्सिटी के पास वाले मिडनाइट रेस्टोरेंट में बुलाया है, और आज ही थोड़ी देर पहले ही कंपनी में सिंह ग्रुप से हमारे लिए एक नोटिस आया है। उस नोटिस में भी तुम्हारा नाम हाईलाइट किया हुआ था, इसलिए तुम भी जल्दी से वहां से निकलो और मैं भी यहां से निकल रहा हूं। इतना कहकर अजय गर्ग फोन काट देते हैं। अपने पापा की बात सुन अखिल गर्ग का गला सूख जाता है, टेंशन के मारे उसके माथे पर पसीना भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, दोस्तों अभी तो मेरे पापा का बहुत अर्जेंट कॉल आया था, इसलिए मुझे जाना होगा, कल मिलता हूँ तुमसे। इतना कह अखिल गर्ग तुरंत अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर यूनिवर्सिटी से निकल जाता है। अखिल गर्ग इस समय इतना टेंशन में था कि उसने 15 मिनट की दूरी को 5 मिनट में पूरा कर लिया था। मिडनाइट रेस्टोरेंट के सामने तुरंत उसकी गाड़ी आकर रुकती है और 10 मिनट के बाद मिडनाइट रेस्टोरेंट के सामने एक और लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। मिडनाइट रेस्टोरेंट में बैठे लोग सभी ये दृश्य देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि मिडनाइट रेस्टोरेंट में कई बार अमीर लोग भी आ जाते हैं, लेकिन आज मिडनाइट रेस्टोरेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं बल्कि 5 स्टार होटल। इस दृश्य को देखकर रेस्टोरेंट का स्टाफ तुरंत अपने बॉस के ऑफिस में जाकर उनको सारी बात बता देता है कि आज रेस्टोरेंट में 3 बहुत अमीर इंसान आए हैं, जिस वजह से रेस्टोरेंट का मालिक तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर आता है। उस लग्जरी गाड़ी का रुकने के तुरंत बाद पीछे की खिड़की खुलती है और उसमें से एक 45 वर्षीय इंसान बाहर निकलता है। वह इंसान इस समय इतना ज्यादा परेशान था कि उसने ये तक भी नहीं देखा अभी तक उसका ड्राइवर अपनी जगह से नहीं उठा है। वह इंसान खुद ही दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मालिक रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और अपने सामने एक इंसान को देखकर उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। रेस्टोरेंट का मालिक एक मोटा इंसान था जिसने लाइट पिंक शर्ट और डार्क ब्लू पेंट और एक डार्क ब्लू ब्लेजर पहना हुआ था, जिसके बटन खुले थे, जिस वजह से उसका पेट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। रेस्टोरेंट का मालिक अपने सामने वाले इंसान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत दौड़ते हुए उनके पास जाता है और उनका स्वागत करते हुए कहता है,
अरे अजय गर्ग साहब, आप आइए आइए, अंदर आइए। मैं आपके लिए स्पेशल टेबल बुक करवाता हूँ। अपने पापा को देखकर साहिल गर्ग तुरंत अपने पापा के पास जाता है। रेस्टोरेंट में आते वक्त साहिल गर्ग सिर्फ यही सोच रहा था कि शायद सिंह ग्रुप के मैनेजर उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं। इसलिए वह तुरंत अपने पिता से कहता है, पापा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या पता सिंह ग्रुप के मैनेजर हमारे साथ किसी तरह की कोई डील करने वाले हो। अपने बेटे की बात सुन अजय गर्ग चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, चुप, एकदम चुप। तुझसे पहले बिजनेस करना सीखा था और तुझसे ज्यादा बिजनेस के तौर तरीके पता है मुझे। अगर उन्हें हमारे साथ कोई बिजनेस करना होता ना, तो वो हमें डिनर पर बुलाते, ना कि ऐसे नोटिस भेजकर हमें यहाँ पर आने को कहते हैं। और अब अगर तूने अपना मुंह खोला ना, तो तेरे मुंह पर खींचकर ऐसा लगाऊंगा। इतना कहकर अजय गर्ग सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जाने लग जाता है। वह इस समय तक भूल गया था कि रेस्टोरेंट का मालिक उसका स्वागत करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आया हुआ है। रेस्टोरेंट का मालिक ये तो समझ में आ गया था कि अजय गर्ग के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। इसलिए वह अजय गर्ग से कुछ नहीं कहता, बस उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद अजय गर्ग अपने माथे से पसीना पूछते हुए इधर उधर देखते हैं। तभी उनकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जो नीले रंग का सूट बूट पहनकर खड़ा हुआ था। अजय गर्ग के साथ साथ पूरा बिजनेस वर्ल्ड इस इंसान को जानता था, क्योंकि इंसान के इंटरव्यू पूरे बिजनेस वर्ल्ड और इंटरनेट में फैले हुए हैं। आखिर आरव अब आगे क्या करने वाला है? क्या आरव सच में पिक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स के 30% शेयर खरीदेगा? आखिर साहिल गर्ग को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़के से आज वह दिन में बिठा था, उसी लड़की की वजह से उसका बाप उसे इतनी गाली दे रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH14 युवराज को मारा है। रेस्टोरेंट का मालिक ये तो समझ में आ गया था कि अजय गर्ग के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। इसलिए वह अजय गर्ग से कुछ नहीं कहता, बस उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद अजय गर्ग अपने माथे से पसीना पूछते हुए इधर उधर देखते हैं। तभी उनकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जो नीले रंग का सूट बूट पहनकर खड़ा हुआ था। अजय गर्ग के साथ साथ पूरा बिजनेस वर्ल्ड इस इंसान को जानता था, क्योंकि इंसान के इंटरव्यू पूरे बिजनेस वर्ल्ड और इंटरनेट में फैले हुए हैं। एक ही दिन में पूरे बिजनेस वर्ल्ड को समझ में आ गया था कि इस इंसान से पंगा लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सभी लोगों को ये तो पता चल गया था कि सिंह परिवार बिजनेस वर्ल्ड में दोबारा एंटर कर चुका हूं। लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया था कि सिंह परिवार के पास आखिर अब कितनी ताकत है। लेकिन सभी को इतना तो पता चल गया था कि सिंह परिवार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा है, चाहे वो पैसे के मामले में हो या चाहे वह ताकत के मामले में हो। छोटे बिजनेसमैन को इतना तो पता था कि अगर सिंह परिवार के पास उसकी 1% ताकत भी है, तो भी वह छोटे बिजनेस को खत्म करने के लिए काफी है। इसीलिए छोटे बिजनेसमैन तो सिंह परिवार के साथ दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। अजय गर्ग ने तो 6 सालों में ही अपने बिजनेस को 1000 करोड़ से ज्यादा का बना दिया था। और अगर सिंह परिवार उसे बर्बाद करने पर आ गया तो शायद उसे एक दिन भी नहीं लगेगा। अगर वह आज सिंह ग्रुप के मैनेजर के साथ अच्छे से डील नहीं करता है, तो उसके 6 सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो सकती है। इसलिए अजय गर्ग तुरंत अखिल की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। साहिल गर्ग तुरंत अपने पापा के पीछे हो लेता है। अजय गर्ग अखिल के सामने आने के तुरंत बाद अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, गुड आफ्टरनून अखिल सर, हमसे आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जिससे आप इतना नाराज हो गए? अजय गर्ग की बात सुन अखिल तुरंत आरव की तरफ देखता है, लेकिन आरव अपने हाथ से इशारा करके उसे आगे बातें करने को बोलता है। आरव से ऑर्डर मिलने के बाद अखिल अजय गर्ग की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, देखिए अजय जी, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला इंसान हूँ। आपके बेटे ने युवराज पर हाथ उठाने की गलती की है। अब आप खुद ही बताइए कि आप किस तरह से मामला सुलझाना पसंद करेंगे। अखिल की बात सुनो अजय गर्ग के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका यह नालायक बेटा पंगा लेगा तो सीधा सिंह परिवार के युवराज से। अगर अजय गर्ग ने इस मामले को ढंग से नहीं सुलझाया तो उसके बेटे की यह करतूत उसके पूरे बिजनेस को ले डूबेगी। इस समय अजय गर्ग काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सिंह परिवार उसके बिजनेस और बेटे के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ उसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही साहिल गर्ग भी अखिल की इस बात को सुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साहिल गर्ग अपनी सफाई में तुरंत अखिल से कहता है, देखिए सर, वैसे मुझे भी पता है बड़ों के बीच में छोटों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं युवराज को जानता तक भी नहीं हूं, तो उनके ऊपर हाथ उठाने की गलती में कैसे कर सकता हूं। साहिल गर्ग की इस बात को सुन आरव अपनी चाय की आखिरी घुट लेता है और कप को टेबल पर रखते हुए साहिल गर्ग की तरफ देखता हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, ओहो, गर्ग परिवार का युवराज अब झूठ भी बोलने लग गया है। पहले तो खुद ही धक्का मारते हो और अब ना जानने की बातें करते हो। उस आवाज को सुन अजय गर्ग और साहिल गर्ग तुरंत अखिल के बगल में कुर्सी पर बैठे लड़के की तरफ देखते हैं। साहिल गर्ग जैसे ही उस लड़के को देखता है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आज वह जिस लड़के से भिड़ा वह सिंह परिवार का युवराज होगा। अगर उसे इस बात का पहले पता होता तो वह भीड़ के अंदर ही नहीं आता। इस समय साहिल गर्ग को बहुत बड़ा झटका लगा था। अजय गर्ग को जैसे ही पता चलता है अखिल के बगल में बैठा ये लड़का युवराज आरव सिंह है, तो वह तुरंत उसके पैरों में गिर जाता है और अपने बेटे की जान की भीख मांगते हुए कहता है,
युवराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दी। युवराज आप ही इसको कुछ सिखा दीजिए, बस मेरे बेटे को जान से मत मारना। अजय गर्ग गिड़गिड़ाते हुए आरव से अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा था। आरव अपनी नजरें अजय गर्ग से हटाकर साहिल गर्ग की तरफ करता है। शायद तुम में तुम्हारे पिता की तरह एक भी गुण नहीं है। इस समय तुम्हारे पिता तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पैरों में गिरकर तुम्हारी जान की भीख मांग रहे हैं, और तुम अभी भी बिल्कुल सीधे खड़े हो। मानना पड़ेगा, बहुत गट्स है तुम में। साहिल गर्ग से इतना कहने के बाद आरव अजय गर्ग की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, देखिए अजय जी, मैं भी इस मामले को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। इसने मुझे धक्का मारा है, वैसे यह बात छोटी तो है नहीं। इसलिए आप अपने बेटे का एक हाथ तोड़ दीजिए और अपने बिजनेस के 30% शेयर सिंह ग्रुप को दे दीजिए। शायद आप खुद ही यह काम कर देंगे तो मैं शायद आपकी बात मानकर आपके बेटे की जान बख्श दूंगा। वरना मैं अपनी पर आ गया तो आपके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा, और आपके बेटे के साथ फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा। आरव की बात सुन अजय गर्ग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने ही जन्मे बेटे का एक हाथ कैसे तोड़ सकते हैं। इसलिए वह आरव की तरफ देखते हैं और क्षमा मांगते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, युवराज आप भले ही मेरे बिजनेस का 50% ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे के साथ इतना बुरा मत कीजिए। युवराज ने अपने बेटे को कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, लेकिन आप उसका हाथ मत तोड़िए। आपको अपने बिजनेस के 50% शेयर देने को भी तैयार हूं, पर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। युवराज मुझे पता है मेरे बेटे ने काफी बड़ा गुनाह किया है, इसके लिए मैं आपके पैरों में पड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे बेटे के हाथ को मत तोड़िए प्लीज जीवराज प्लीज। इस समय अजय गर्ग एक बिजनेसमैन की जगह कमजोर लाचार बाप दिखाई दे रहा था, जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। आरव भी अजय गर्ग की सारी बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और अजय गर्ग की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, आप अपने 30% शेयर को सिंह ग्रुप को ट्रांसफर करने की तैयारी कीजिए। आपके बेटे के साथ जो होगा वह मैं खुद देख लूंगा। इतना कहने के बाद आरव अखिल को हाथ से इशारा करता है। आरव का इशारा मिलने के तुरंत बाद अखिल जैसे ही फोन निकालकर वकील को फोन करने वाला होता है, तभी रेस्टोरेंट के अंदर काले कोट में एक वकील अंदर आता है और वह तुरंत अखिल के पास जाकर उनको पेपर थमा देता है। अखिल तुरंत उन पेपर्स को टेबल पर रख देता है। आरव अजय गर्ग की तरफ देखते हुए पेपर्स को थपथपाते हुए कहता है, साइन कीजिए। अजय गर्ग ना चाहते हुए भी आरव की बात मान पेपर्स पर साइन कर देता है। साइन होने के बाद आरव एक गहरी सांस लेते हुए अजय गर्ग से कहता है, आपने मेरी एक बात तो मान ली, अब दूसरी बात भी मान लीजिए, अपने बेटे का एक हाथ तोड़ दीजिए। साहिल गर्ग समझ गया था कि आरव अपनी बात को मनवा कर रहेगा, इसलिए वह भी तुरंत अपने घुटनों के बल गिर जाता है और आरव के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लग जाता है। इस समय दोनों पिता और बेटे आरव के पैरों में गिरे हुए थे। अपने सामने इस तरह के दृश्य को देखकर सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के बारे में पूरा भारत बात कर रहा है, वह उनसे इतनी अच्छी तरह से पेश आएगा। इस समय वे दोनों अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मान रहे थे। वह ये देखकर भी काफी ज्यादा हैरान थे कि दिल्ली का इतना बड़ा बिजनेसमैन भी आरव सिंह के सामने कुछ भी नहीं है। क्या अजय गर्ग आरव की बात मान अपने बेटे के एक हाथ को तोड़ देगा? आरव की सच्चाई जान सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे सबको बता देंगे कि आरव ही सिंह परिवार का युवराज है। इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH-15 क्या रफ्तार है। इस समय दोनों पिता और बेटे आरव के पैरों में गिरे हुए थे। अपने सामने इस तरह के दृश्य को देखकर सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के बारे में पूरा भारत बात कर रहा है, वह उनसे इतनी अच्छी तरह से पेश आएगा। इस समय वे दोनों अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मान रहे थे। वह ये देखकर भी काफी ज्यादा हैरान थे कि दिल्ली का इतना बड़ा बिजनेसमैन भी आरव सिंह के सामने कुछ भी नहीं है। अब वे दोनों अखिल गर्ग को बड़ी ही अजीब तरह से देख रहे थे। अजय गर्ग को भी पता था उनके बेटे ने इतने बड़े युवराज पर हाथ उठाने की बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी, लेकिन वह अपने बेटे की सजा को थोड़ा कम करवाना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बेटे को आरव ने पहले ही थोड़ी सजा दी है। आरव की युवराज वाली पहचान को जानकर ही अजय गर्ग काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन अगर उन्हें यह भी पता चल गया कि आरव वह अंडरवर्ल्ड में मशहूर डेविल है, तो क्या पता अजय गर्ग को हार्ट अटैक ही आ जाए। आरव धीरे धीरे अपने कदमों को साहिल गर्ग की तरफ बढ़ाता है। आरव को अपनी तरफ बढ़ता देखकर साहिल गर्ग काफी ज्यादा डर जाता है और वह उल्टे कदमों से पीछे होने लग जाता है। आरव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिस वजह से वहां का माहौल काफी ज्यादा भयानक हो गया था। आरव चलता चलता है कि गहरी सांस लेता है और पलक झपकते ही साहिल गर्ग के कंधे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। अचानक से मुक्का लगने की वजह से साहिल गर्ग का कंधा डिसलोकेट हो जाता है और उसकी बाह टूट जाती है। अचानक से मुक्का लगने की वजह से साहिल गर्ग दर्द में चिल्लाता है। साहिल गर्ग को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान आखिर इतना तेज कैसे हो सकता है। आरव भी अपनी यह रफ्तार देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे ये तो पता था कि उसके गुरुजी ने उसको काफी एडवांस मार्शल आर्ट सिखाया था,
लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके मार्शल आर्ट में इतनी तेज रफ्तार भी होगी। इस समय साहिल गर्ग दर्द में तड़प रहा था। अपने बेटे को इस तरह से तड़पता देखकर तुरंत अजय गर्ग अपने बेटे के पास आते हैं। आरव भी अखिल और उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए कहता है, चलें। आरव की बात सुन तीनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और आरव के पीछे चलने लग जाते हैं। वहीं अजय गर्ग अपने बेटे के पास बैठे थे। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी आरव का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इसलिए वह बाहर खड़ी साहिल गर्ग की स्पोर्ट गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारकर उसके शीशे को तोड़ देता है। एक मौके में शीशे को टूटता देखकर मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अपने गुस्से को शांत करते हुए आरव अखिल की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, अखिल कपूर इंडस्ट्रीज के ज्यादातर शेयर खरीद लो, मुझे कल तक कपूर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बना है। आरव की बात सुन बिना कोई सवाल जवाब किए अखिल आरव से कहता है, ठीक है सर। फिर आरव अखिल को जाने को कह देता है। आरव की बात सुन अखिल तुरंत सिर झुकाते हुए वहां से चला जाता है। फिर आरव मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी को लेकर वापस यूनिवर्सिटी चला जाता है। मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अमीरजादे साहिल गर्ग का हाथ तोड़ दिया गया है, वह भी एक ऐसे लड़के ने जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है। चलते चलते आरव मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी असली पहचान लीक नहीं होनी चाहिए। आरव की बात सुन दोनों बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को हिला देते हैं। फिर आरव उन दोनों को लेकर यूनिवर्सिटी के मैच में चला जाता है। आरव उन दोनों की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, तुम दोनों को पता है मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान के बताओ। जिस पर दोनों अपनी नहीं मैं गर्दन हिला देते हैं, जिस वजह से आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर आरव आगे बोलते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम दोनों काफी ईमानदार और बहादुर लगे हो, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और जब तुम दोनों बिना सोचे समझे मुझे बताने के लिए इतने अमीर बाप की औलाद के खिलाफ हो गए, तो मुझे तुम दोनों काफी अच्छे लगे थे। इसलिए मैं तुम दोनों से दोस्ती करना चाहता था। और कभी भी मेरे स्टेटस के साथ मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे दोस्तों की तरह बात करना। मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी आरव की बात सुन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी उनसे इस तरह से बातें करेगा। आरव की बात सुन अब वे दोनों भी थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। फिर भी तीनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरव उनसे कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं कल से यूनिवर्सिटी में आना शुरू करूंगा। इतना कह आरव वहां से निकल जाता है। यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त आरव फोन निकालकर मोनू को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद मोनू कॉल उठाते हुए आरव से कहता है, बोलिए छोटे मास्टर। जिस पर आरव कहता है, तुम अभी कहां पर हो? छोटे मास्टर में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास वाली ब्रांच में हूँ। बोलिए क्या काम है? मानू की बात सुन आरव कहता है, गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी के पास जल्दी आओ। आरव की बात सुन मोनू तुरंत कहता है, जी छोटे मास्टर। इतना कह आरव कॉल रख देता है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आरव खोखे वाली दुकान के पास जाता है। आरव उस इंसान से कहता है, भाई एक सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर देना। आरव की बात सुन दुकानदार तुरंत आरव को एक सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर दे देता है। दुकानदार को पैसे देने के बाद आरव एक सिगरेट को निकालता है और उसे जला लेता है। उस दुकानदार के पास खड़े होकर ही आरव एक कस मारता है। आरव की लुक एकदम सिंपल थी, लेकिन फिर भी लोग एक झलक उसे देख रहे थे। रोड के साइड में एक लड़कों का ग्रुप था जो आरव के सिगरेट पीने के स्वैग को देखते ही रह जाते हैं। आरव के खड़े होने में ही एक अलग तरह का एटीट्यूड और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, जो वहां पर चलने वाले किसी में भी नहीं था। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जा रही थी। वह आरव को सिगरेट पीता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी आरव को सिगरेट पीते नहीं देखा था। ये और कोई नहीं बल्कि स्नेहा कपूर थी। स्नेहा कपूर तुरंत गाड़ी में से उतरते हुए आरव के पास जाने लगती है। रोड के बगल में खड़ा वह लड़कों का ग्रुप भी आरव से दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए वह भी आरव के पास आने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही स्नेहा कपूर भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाती है। क्या आरव का मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी पर विश्वास करना ठीक रहेगा? आखिर ये लड़कों का ग्रुप आरव से क्यों दोस्ती करना चाहता था? आखिर उन लड़कों के ग्रुप में और स्नेहा कपूर ने ऐसा क्या देख लिया? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH-16 ट्रेनिंग। गाड़ी में बैठी एक लड़की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जा रही थी। वह आरव को सिगरेट पीता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी आरव को सिगरेट पीते नहीं देखा था। ये और कोई नहीं बल्कि स्नेहा कपूर थी। स्नेहा कपूर तुरंत गाड़ी में से उतरते हुए आरव के पास जाने लगती है। रोड के बगल में खड़ा वह लड़कों का ग्रुप भी आरव से दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए वह भी आरव के पास आने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही स्नेहा कपूर भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि तभी आरव के सामने एक काले रंग की रेंज रोवर आकर रुकती है और उस गाड़ी के ऊपर काले रंग के कोबरा का डिजाइन बना हुआ था। स्नेहा कपूर और वह लड़कों का ग्रुप यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने ये लड़का ब्लैक कोबरा गैंग का मेंबर होगा।
हालांकि उन लड़कों ने भी एक छोटी गैंग का निर्माण कर रखा था जिसमें 50-60 मेंबर थे, लेकिन इस छोटी सी गैंग की तुलना ब्लैक कोबरा गैंग से नहीं की जा सकती थी। और यह सभी लड़के यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। वही स्नेहा कपूर ने भी अपने पिता से सुना था कि दिल्ली में ब्लैक कोबरा गैंग दोबारा से एक्टिव हो गई है। उसके पिता आरव को मरवाने के लिए इस गैंग को ही सुपारी देने वाले थे। वह आरव को इसी गैंग में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी उस गाड़ी के अंदर से मोनू बाहर निकलता है और वह आरव की तरफ देखते हुए तुरंत कहता है, छोटे मास्टर आइए। इतना कह मोनू ड्राइवर के बगल वाला दरवाजा आरव के लिए खोल देता है। आरव भी गाड़ी में बैठने के बाद मोनू से कहता है, बस्ती में चलो। आरव की बात सुन मोनू तुरंत बस्ती की तरफ गाड़ी दौड़ाने लग जाता है। 1 घंटे बाद मोनू बस्ती में पहुंच जाता है। मोनू ने बस्ती में पहुंचने से पहले ही सभी को कॉल कर दिया था, जिस वजह से सभी बेसमेंट में इकट्ठा हो रखे थे। मोनू और आरव सीधे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद आरव सभी की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आरव की बात सुन सभी जोश में कहते हैं, अच्छी चल रही है छोटे मास्टर। उन सभी की बात सुन आरव उनसे कहता है, तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो, मैं देखता हूँ। आरव की बात सुन पहले तो सभी हिचकिचा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी मिलकर आरव के ऊपर हमला कर देते हैं। उनको अपनी तरफ दौड़ता देखकर आरव भी उनकी तरफ दौड़ता है और अगले ही पल भूत की तरह उनकी नजरों से गायब हो जाता है। सभी लोग इधर उधर देख रहे थे कि तभी उन सभी के ऊपर मुक्के और लातों की बरसात हो जाती है। 15 मिनट के अंदर ही आरव ने ब्लैक कोबरा गैंग के 300 मेंबरों को ढेर कर दिया था। वे सभी दर्द में करा रहे थे। हालांकि आरव ने किसी को भी ज्यादा जोर से नहीं मारा था। आरव अपनी खुद की इतनी तेज रफ्तार और ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वही सभी लोग आरव को अपनी गर्दन उठाकर हैरानी में देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका छोटा मास्टर इतना खतरनाक होगा। आरव गहरी सांस लेते हुए उनसे कहता है, मैंने तुम में से किसी को भी ज्यादा जोर से नहीं मारा है, इसलिए चुपचाप सभी खड़े हो जाओ। आरव की बात सुन सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने हाथ पैर पकड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों के खड़े हो जाने के बाद आरव मोनू की तरफ देखते हुए कहता है, मोनू कैमरा लेकर आओ और मैं जो कर रहा हूँ उसे बारीकी से रिकॉर्ड करना। आरव की बात सुन मोनू तुरंत एक कैमरा लेकर आता है और उसे ऑन कर देता है। फिर आरव धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद आरव कैमरे की चिप को निकालकर बेसमेंट में मौजूद बड़ी डिस्प्ले में लगा देता है और उसे चला देता है। फिर आरव सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आज से सभी लोग अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ यह ट्रेनिंग भी करेंगे। आरव की बात सुन सभी लोग हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। फिर आरव उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर बस्ती से निकल जाता है। आरव उन दोनों बॉडीगार्ड से कहता है, तुम दोनों परछाई की तरह मेरी बहन के साथ रहोगे, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आरव की बात सुन वे दोनों तुरंत कहते हैं, जी छोटे मास्टर। इतना कह थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों बॉडीगार्ड गाड़ी से उतर जाते हैं। आरव आज अपने मास्टर के साथ रहना चाहता था, इसलिए वह तुरंत ब्लैक विला पहुंच जाता है। अपने मास्टर से थोड़ी देर बात करने के बाद आरव को काफी आलस आ जाता है, इसलिए आरव तुरंत अपने कमरे में जाकर सो जाता है। बेड पर लेट में क्या कुछ देर बाद ही आरव गहरी नींद में चला जाता है। आरव अचानक से अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे। बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके पीछे से सूरज झांक रहा था। नदियां बह रही थी। सूरज की किरणें नदी में गिरने की वजह से नदी का पानी सुनहरे रंग का लग रहा था। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा मनमोहक और सुंदर था। यह जगह एकदम स्वर्ग जैसी थी। आरव इस दृश्य को निहारते हुए आगे चलने लग जाता है। आरव को चलते चलते लगभग सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आरव के चारों तरफ की हरियाली बिल्कुल वैसी ही थी। तभी आरव को अपने सामने एक बड़ा सा शहर का गेट दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, वासुकी नाग वंश। आखिर आरव की इतनी तेज रफ्तार कैसे हुई? क्या आरव की ट्रेनिंग को फॉलो कर ब्लैक कोबरा गैंग के हर मेंबर की इतनी तेज रफ्तार हो जाएगी? आखिर आरव कहां आ गया है? ये वासुकी नाग वंश क्या है? द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH17 वासुकी नाग वंश। आरव अचानक से अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे। बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके पीछे से सूरज झांक रहा था। नदियां बह रही थी। सूरज की किरणें नदी में गिरने की वजह से नदी का पानी सुनहरे रंग का लग रहा था। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा मनमोहक और सुंदर था। यह जगह एकदम स्वर्ग जैसी थी। आरव इस दृश्य को निहारते हुए आगे चलने लग जाता है। आरव को चलते चलते लगभग सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आरव के चारों तरफ की हरियाली बिल्कुल वैसी ही थी। तभी आरव को अपने सामने एक बड़ा सा शहर का गेट दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, वासुकी नाग वंश। आरव को यह नहीं पता था कि यह जगह कौन सी है, लेकिन वह अपने आप को इस जगह से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा था। इसलिए आरव दरवाजे से होते हुए शहर में दाखिल हो जाता है। आरव देख पा रहा था कि शहर में मौजूद सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा महल दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा हुआ था, वासुकी नाग वंश महल। उस महल की दीवारों पर भी पौराणिक नागों के चित्र बने हुए थे। महल के बड़े से दोनों दरवाजों पर भी सातमुखी नाग का एक चित्र बना था।
आरव देख पा रहा था कि उस दरवाजे के आसपास कोई भी नहीं है। तभी आरव अपने चारों तरफ बने कच्चे घरों को देखता है। उनके घरों की दीवारों पर भी मिट्टी से सांपों के चित्र बने हुए थे। लगभग सभी घरों के दरवाजे के ऊपर 7 मुखी नाग का चित्र था। तभी एक मिट्टी के घर के अंदर से एक इंसान बाहर निकलता है। मिट्टी के घर से बाहर निकलने वाला इंसान अपने सामने इंसान को देखकर तुरंत सतर्क हो जाता है। उस इंसान को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनके नाग वंश में भी आ सकता है। अचानक से उस इंसान की आंखें नाग की तरह चमकने लग जाती हैं और पल भर में ही वह अपने निचले हिस्से को नाग के शरीर में बदल देता है। इस समय उस इंसान का निकली हिस्सा सांप की तरह मजबूत हो गया था। आरव अचानक से अपने सामने इस तरह के इंसान को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत 2 कदम पीछे होता है और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। उस इंसान को इस तरह से व्यवहार करता देखकर वह आधा इंसान और आधे सांप जैसा इंसान वापस अपने इंसानी स्वरूप में आता है और आरव की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। आरव को लगता है कि वह इंसान उसे कोई चोट पहुंचा देगा, इसलिए वह तुरंत खड़ा होकर महल की तरफ दौड़ने लग जाता है। आरव को अचानक से महल की तरफ दौड़ता देखकर वह इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ साफ नजर आने लग जाता है। वह गुस्से में नाग की तरह फुफकारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाग राजा के महल की तरफ जाने की? हिस्सिस। आरव उस महल की तरफ इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था उस महल के अंदर से कोई चीज उसे अपनी तरफ पुकार रही है। अचानक से वह इंसान तकरीबन 2 मीटर लंबा सांप बन जाता है और आरव की तरफ दौड़ने लग जाता है। आरव भी अपनी आंख बंद करके उस महल की तरफ दौड़ता रहता है। आरव अचानक से किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। आरव को अचानक से लगता है जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। आरव तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वह किस चीज से टकराया है। आरव देखता है कि वह महल के दरवाजे से टकराया है जिस पर 7 मुखी नाग का बड़ा सा चित्र बना हुआ था। आरव जैसे ही उस 7 मुखी नाग के बीच वाले सर की आंखों में देखता है तो उसका पूरा शरीर कांप जाता है। अचानक से उसे अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस होने लग जाता है। आरव को लगता है जैसे वह अगले ही पल बम की तरह विस्फोट होकर फट जाएगा। लेकिन जो इंसान सांप बनकर आरव का पीछा कर रहा था वह 50 मीटर की दूरी पर पहले ही रुक गया था। वह इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी महल के अंदर से तेज सांप के फुफकारने की आवाज आती है। हिस्सिस। यह आवाज काफी तेज थी जिस वजह से पूरे नाग वंश में यह आवाज गूंज जाती है और जो पुराने नाग थे वह इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वासुकी नाग वंश में सभी इंसान अपनी अपनी कुटिया से बाहर निकलकर महल के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। बच्चे और जवान नाग अपने सामने इतने बुढ़े और पुराने नागों को घुटने टेक बैठा देखकर वे भी सामने घुटने टेक देते हैं। उस आवाज को सुन आरव का पूरा शरीर कांप जाता है। जमीन पर गिरे गिरे ही आरव की आंखें हरे रंग की सांप की आंखों में बदल जाती हैं। अचानक से महल के अंदर से तेज ताकतवर आभा चारों तरफ फैल जाती है और अगले ही पल महल के दरवाजे पर मौजूद 7 मुखी नाग की सातों जोड़ी आंखें हरे रंग में चमकने लग जाती हैं, जिस वजह से पूरे वासुकी नाग व अर्श में हरे रंग की रोशनी फैल जाती है। अगले ही पल आरव तेज सांप की तरफ फुफकारता है और अचानक से आरव के शरीर से तेज ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल जाती है। अचानक से उसकी त्वचा मोटी और सख्त होने लग जाती है और उसके पूरे शरीर पर सांप की धारियां फैलने लग जाती हैं। अचानक से आरव का शरीर हवा में ऊपर उड़ने लग जाता है और मंदिर के अंदर से ओम की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। एक बड़े विस्फोट के साथ आरव का पूरा शरीर 7 मुखी नाग में बदल जाता है। 7 मुखी नाग में बदलने के बाद आरव एक तेज फुफकार निकालता है। 7 मुखी नाग का शरीर इतना बड़ा था कि वह पूरे महल के चारों तरफ कई बार लिपट जाता है। महल के पीछे से तभी एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति निकलती है। उस शिव जी की मूर्ति के आगे वह बड़ा सा महल एकदम चींटी के समान दिखाई दे रहा था। 7 मुखी नाग तुरंत उस महल को छोड़कर शिवजी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे 7 मुखी नाग शिवजी के शरीर के ऊपर चढ़ रहा था वैसे वैसे उसका शरीर का आकार भी और बड़ा होता जा रहा था। वे शिवजी की मूर्ति ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। 7 मुखी नाग ने अपने शरीर को इतना लंबा कर लिया था कि अगर वह धरती पर होता तो वह धरती के 2/3 हिस्से को अपने शरीर से लपेट सकता था। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी वह सिर्फ शिव जी की मूर्ति की कमर तक ही पहुंच पाया था। कमर तक पहुंचने के बाद 7 मुखी नाग तेज फुफकार निकालता है, जिसके बाद उसके सातों सिर एक सिर में बदल जाते हैं और वह अपने आकार को और दुगना तेजी से लंबा करने लग जाता है। अपने शरीर को एक अनंत लंबाई तक पहुंचाने के बाद वह शिव जी की गर्दन तक पहुंच जाते हैं। शिव जी की गर्दन पर पहुंचने के बाद वह नाग देखता है कि वह अपने शरीर को शिव जी की गर्दन के चारों तरफ नहीं लपेट पा रहा है, तो वह अपने शरीर को और लंबा करता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह अपने शरीर को पूरा लंबा करके शिव जी की गर्दन के चारों तरफ लपेटते हैं और अपने फन को जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो शिव जी की मूर्ति धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है। उसी के साथ साथ नाग का शरीर भी छोटा होने लग जाता है। छोटी होने के बाद वह मूर्ति 2 मीटर लंबी बनी थी। इस समय शिव जी की गर्दन पर लिपटे नाग की आंखें एकदम हरे रंग में चमक रही थी। इस नाग के शरीर की त्वचा भी हल्के हरे रंग की थी, लेकिन इस नाग के शरीर पर काफी महीन आकृतियां बनी हुई थी। आखिर आरव की सच्चाई क्या है? आखिर आरव एक दिव्य नाग में क्यों बदला? क्या शिव जी की मूर्ति की तरह आरव भी एक मूर्ति में बदल जाएगा?
इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH18 6 मुख्य नाग। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह अपने शरीर को पूरा लंबा करके शिव जी की गर्दन के चारों तरफ लपेटते हैं और अपने फन को जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो शिव जी की मूर्ति धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है। उसी के साथ साथ नाग का शरीर भी छोटा होने लग जाता है। छोटी होने के बाद वह मूर्ति 2 मीटर लंबी बनी थी। इस समय शिव जी की गर्दन पर लिपटे नाग की आंखें एकदम हरे रंग में चमक रही थी। इस नाग के शरीर की त्वचा भी हल्के हरे रंग की थी, लेकिन इस नाग के शरीर पर काफी महीन आकृतियां बनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पुरानी काल का नाग हो। उस नाग के शरीर से एक अलग ही तरह की आभा निकल रही थी। वहां पर मौजूद जितने भी इंसान थे वह सभी अपने अपने नाग स्वरूप में आ जाते हैं। उन सभी नागों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी और इतने सारे सांपों में से सिर्फ 9 सांप ही 2 मुखी नाग थे। लेकिन तभी सभी नागों को एक अलग ही तरह की आभा महसूस होती है तो सभी नाग तुरंत साइड हो जाते हैं। तभी पीछे से 3 मीटर लंबा 1.5 फीट मोटा 3 मुखी नाग आगे आता है। उसे 3 मुखी नाग को देखकर आरव तेजी से फुफकारता है, हिस्स। आरव की फुफकार सुबह 3 मुखी नाग तुरंत इंसानी स्वरूप में आता है। उस इंसान को देख आरव शिव जी की मूर्ति की गर्दन के चारों तरफ एक और चक्कर लगाता है और फिर अपने फन को और ऊपर उठा लेता है। आरव उस इंसान को पहचान सकता था क्योंकि यही इंसान उसका गुरु था। उसे नहीं पता था कि उसके गुरु 3 मुखी नाग है, लेकिन गुरु अघोरी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह अघोरी बाबा तुरंत आरव से कहते हैं, नागराजा आपका अपने नाग वंश में स्वागत है। अपने गुरु की बात सुन आरव कहता है, मेरे बड़े भाई शेषनाग कहाँ है। आरव ही सिर्फ एक ऐसा नाग था जो अपने नाग स्वरूप में होने के बावजूद भी इंसानी भाषा बोल सकता था। आरव की बात सुन अघोरी बाबा की चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है, लेकिन वह आरव को बताते हैं, हमारे नागवंश के शेषनाग को बाकी के शेषनागों के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। शेषनाग नागवंश, वासुकी नागवंश, तक्षक नागवंश, कारकोटक नागवंश और पिंगला नागवंश, इन 5 नागवंशों के शेषनाग पाताल लोक में है। पाताल लोक में अचानक से एक बुरी शक्ति का आगमन हो गया है जिसे रोकने के लिए यह 5 शेषनाग गए हैं और एक ताकत पता नहीं छुपकर नागवंशों पर हमला कर रही है, जिस वजह से सभी नागवंश छुप गए हैं। यहाँ तक कि पिंगला नागवंश के दूसरे नाग राजा वासुकी नाग को मार दिया गया है, जिस वजह से सभी नागवंश काफी ज्यादा घबरा गए हैं। कोई भी अपने आप को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आरव जैसे जैसे अघोरी बाबा की बातें सुन रहा था वैसे वैसे उसकी हरी आंखें और ज्यादा गहरी रोशनी में चमकने लगती है और फिर अचानक से आरव बहुत तेज फुफकारता है। वह फुफकार इतनी तेज थी कि सभी नाग इधर उधर पलटने लग जाते हैं। लेकिन तभी महल का दरवाजा खुलता है और महल के अंदर से 6 आकृतियां बाहर निकलती हैं। ये 6 आकृति वासुकी नाग वंश के 3 मुख्य नाग थे, जिनका नाम था पद्म नाग, महापद्म नाग, तक्षक नाग, कुलीर नाग, कर्कट नाग और शंख नाग। ये 6 नाग हर नागवंश के 6 मुख्य नाग थे और हर नागवंश में 2 नागराज होते हैं, शेषनाग और वासुकी नाग, जिसमें से शेषनाग को पहला नाग राजा और वासुकी नाग को दूसरा नाग राजा माना जाता है। लेकिन इन दोनों के पास एक सी ही ताकत होती है। उन 6 मुख्य नागों को देखने के बाद सभी नाग सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं। ये 6 मुख्य नाग हमेशा महल के अंदर रहते हैं। जब कोई नागराजा इन्हें बुलाता है तभी यह महल के बाहर आते हैं और सम्मान में तुरंत कहते हैं, दूसरे नागराजा को 6 मुख्य नागों का अभिवादन। उनकी बात सुन आरव उनसे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए पहला और दूसरा नागराजा जब नागवंश में नहीं है तो पूरे नागवंश की जिम्मेदारी तुम 6 मुख्य नागों पर ही है। लेकिन आज से तुम अपने नागवंश के प्रत्येक नाग को प्रशिक्षण दोगे। मुझे आभास हो रहा है अपने नागवंश को बचाने के लिए हमें काफी भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसलिए हमारे नागवंश का प्रत्येक नागरिक इतना ताकतवर तो होना चाहिए कि वह कम से कम अपने आप को तो बचाए। इतना कहने के बाद आरव अपने फन को चारों तरफ घुमाता है और सभी नागों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पूरे नागवंश में से किसी एक नाग को अपने साथ पृथ्वी लोक पर लेकर जाऊंगा और उसे मैं खुद प्रशिक्षण दूंगा। इतना कह आरव एक तेज फुफकार मारता है, हिस्स। आरव की बात सुन सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और 6 मुख्य नाग वापस से महल के अंदर चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद आरव दोबारा से शिव जी की गर्दन के चारों तरफ घूमता है। सभी के चले जाने का ये बाद भी वहां पर अघोरी बाबा खड़े थे। आरव भी उन्हें कुछ नहीं कहता। आरव बस शिव जी के गले के चारों तरफ घूमता है और कभी कभार शिव जी की कलाई पर जाकर भी लिपट जाता है। अघोरी बाबा को पता था कि आरव उस बारे में और अधिक जानना चाहता है, इसलिए अघोरी बाबा अपनी पहली वाली बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नागराजा मुझे पता है इस समय आप पहले नागराजा के लिए काफी ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन मुझे आपसे जुड़ी हुई एक गुप्त सूचना मिली है। अघोरी बाबा की बात सुन आरव टहलना बंद करता है और तुरंत अपना फन उठाकर अघोरी बाबा की तरफ देखता है। अघोरी बाबा भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे सूचना मिली है कि आपके परिवार को खत्म करने में उसी ताकत का हाथ था। ये ताकत पुरानी जनजातियों और कबीलों को भी खत्म कर रही है, जिनका ताकत की दुनिया में एक अलग ही नाम है। ये ताकत पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद पृथ्वी लोक पर पाताल लोक के लोगों को निकालने वाली है। इसी ताकत को रोकने के लिए सभी नागवंशों के शेषनाग पाताल लोक में गए हैं, पर नंदी एम्पायर के लोगों को भी इन्होंने ही छिपने के लिए मजबूर किया था।
नागवंशों और तीनों एम्पायर को छोड़कर पता नहीं कैसे उन्हें पुरानी जनजातियों और कबीलों का पता लग रहा है। इन पुरानी ताकतों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, वरना सभी लोगों का संतुलन बिगड़ सकता है। अघोरी बाबा की बात सुन आरव फिर से फुफकार मारता है और शिव जी की गर्दन के चारों तरफ घूमते हुए कुछ सोचने लग जाता है। इस बार शिव जी की गर्दन के चारों तरफ घूमने की वजह से सांप के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आरव को इस तरह सोचता देखकर अघोरी बाबा भी वहां से चले जाते हैं। नागराजा बनने के बाद आरव को यह पता चला था कि जब कोई नया नागराजा बनता है तो उसे 24 घंटे तक अपने नाग स्वरूप में रहता है। वह चाहकर भी अपने इंसानी स्वरूप में नहीं लौट पाता। क्या सभी शेषनाग पाताल लोक में मौजूद उस ताकत को खत्म कर पाएंगे? अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए आरव क्या प्लानिंग करेगा? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH19 नागमणि। आरव को इस तरह सोचता देखकर अघोरी बाबा भी वहां से चले जाते हैं। नागराजा बनने के बाद आरव को यह पता चला था कि जब कोई नया नागराजा बनता है तो उसे 24 घंटे तक अपने नाग स्वरूप में रहता है। वह चाहकर भी अपने इंसानी स्वरूप में नहीं लौट पाता। आरव जब तक अपने इंसानी स्वरूप में नहीं आता तब तक वह मन ही मन कोई योजना बना रहा था। वह अपनी योजना के हर एक पहलू को देख रहा था। आरव को नाग बने 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वह अभी भी अपने इंसानी स्वरूप में नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह योजना बनाने में इतना खो गया था कि उसे समय का ही नहीं पता चला। कुछ देर बाद आरव घूमना बंद करता है और अपना फन ऊपर उठा लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे नाग बने 24 घंटे हो गए हैं। वह तुरंत शिव जी की गर्दन से नीचे उतरकर कलाई पर आता है और फिर उनकी गोदी से नीचे उतर जाता है। शिव जी की मूर्ति से नीचे उतरने के बाद आरव अपने इंसानी स्वरूप में आता है। इस समय उसका एक घुटना जमीन पर था और गर्दन नीचे झुकी हुई थी। अचानक से आसमान से सफेद प्रकाश उसके शरीर पर गिरने लग जाता है। जैसे ही वह सफेद प्रकाश आरव के शरीर को छूता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वह अपने अंदर एक तेज ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। इस समय उसके शरीर के अंदर ताकत की बाढ़ आ गई थी, जो किसी गहरे और भयंकर समुद्र की तरह उफन रही थी, जो अपने एक भाव में सुनामी लाने में काबिल थी। इस ऊर्जा की वजह से आरव का शरीर गर्म होने लग जाता है। वह ऊर्जा आरव के शरीर में एक मणि का निर्माण करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद आरव को अपने शरीर में मणि महसूस होती है। इस समय आरव के शरीर से काफी पुरानी और शुद्ध आभा बाहर निकल रही थी। आरव एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसके कॉन्फिडेंस को दर्शा रही थी। आरव अपने बाएं हाथ को कमर के पीछे करके धीरे धीरे कदमों से महल की तरफ जाने लग जाता है। आरव जहां से जा रहा था वहां से उसके आगे से सभी लोग हट रहे थे और उसके सामने झुक रहे थे, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वह बस महल की तरफ आगे बढ़ रहा था। महल के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद आरव की आंखें हरे नाग की आंख में बदल जाती है, जिस वजह से एक झटके में ही महल का दरवाजा खुल जाता है। वह महल में जाकर जैसे ही दूसरे नागराजा के सिंहासन पर बैठता है कि तभी पूरा महल हिलने लग जाता है। तभी आरव को महसूस होता है कि उसने काफी पुरानी और काफी शुद्ध आभा महसूस की है। उस आभा को महसूस कर आरव को लग रहा था जैसे वह अभी उस आभा के सामने अपने घुटने टेक देगा, लेकिन वह इस आभा का विरोध नहीं कर पाया और अगले ही पल वह घुटनों पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इस नागवंश में अब तक का सबसे शुद्ध खून वाला दूसरा नागराजा मिलन है। तुम्हारे खून की शुद्धता को देखकर मुझे पूरा विश्वास है तुम नाग देवताओं के बाद सबसे ताकतवर नाग साबित होगे। खून की शुद्धता को देखकर ही हम किसी को नागराजा बनाते हैं, और अब तक के पहले और दूसरे नागराजा के मुताबिक तुम्हारे खून की शुद्धता सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम्हें वासुकी नाग वंश का वासुकी नाग राजा बोला जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य वासुकी नाग वंश की नागमणि की रक्षा करना है। मुझे यकीन है तुम ये कार्य पूर्णता से पूरा करोगे। इतना कह वह आवाज आना बंद हो जाती है। आरव को नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन उसे इतना यकीन था कि वह जरूर कोई नाग देवता था, वरना उसकी आभा इतनी भयंकर नहीं होती। अगले ही पल तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होता है और नागराजा के सिंहासन पर बैठ जाता है। इसे सिंहासन पर बैठकर पूरे नागवंश में नजर रख सकता था। तभी उसे एक 20-21 साल का लड़का दिखाई देता है जो इस पूरे नागवंश में कम उम्र का था। वह देख रहा था कि यह लड़का झील के पास खड़ा होकर अकेला ही प्रशिक्षण कर रहा है। आरव को पता चल गया था कि अगर इस लड़के को कोई अच्छी तरह से प्रशिक्षित करे तो ये काफी खतरनाक योद्धा बन सकता है, जो ताकत की दुनिया में अपना अलग नाम और डर पैदा कर सकता है। लेकिन वह ये भी देख पा रहा था कि कोई भी नाग उसके पास नहीं जा रहा है। उसे नहीं पता था कि पूरा नागवंश इस लड़के के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। वह तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए पद्मनाग को बुलाता है। पद्मनाग जैसे ही आरव के सामने आता है तो वह अपना सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा मेरे लिए क्या आदेश है? जिस पर आरव कहता है, जो लड़का झील के पास अपने आप को खुद को प्रशिक्षित कर रहा है उसकी जानकारी निकाल कर लेकर आओ। आरव की बात सुन पद्मनाग अगले ही पल एक छाया की तरह वहां से गायब हो जाता है, और कुछ ही पलों में पद्मनाग उस लड़के की सारी जानकारी निकाल कर ली आया था। सभी नाग वंशों में जितनी भी नाग पैदा होते हैं उनकी जानकारी महल के अंदर होती है। उसकी जानकारी पढ़ आरव की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से वह लड़का आगे चलकर 3 मुखी नाग भी बन सकता है। इसलिए आरव अब इस लड़के को खुद प्रशिक्षित करना चाहता था। उसने मन बना लिया था कि वह पृथ्वी लोक पर इसी लड़के को लेकर जाएगा। सभी नागों के इस तरह का व्यवहार के बारे में भी आरव को पता चलता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके पैदा होने के तुरंत बाद इसके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए सभी लोग इसके जन्म को ही उसके माता पिता की हत्या का कारण मान बैठे थे। इसलिए सभी लोग उससे दूर दूर रहते थे। वह सभी मानते थे कि इसके पास जाने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उस लड़के की सारी जानकारी पर आरव एक गहरी सांस छोड़ता है। वह आगे कुछ नहीं कहता, बस अगले दिन पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करने लगता है। क्या उस लड़के की वजह से ही उसके माता पिता की मौत हुई थी? क्या उस लड़के के भाग्य का असर आरव पर भी पड़ेगा? क्या आरव इस लड़के को पृथ्वी लोक पर ले जा पाएगा? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH20 रुद्र चला आरव के साथ। उसके पैदा होने के तुरंत बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए सभी लोग इसके जन्म को ही उसके माता पिता की हत्या का कारण मान बैठे थे। इसलिए सभी लोग उससे दूर दूर रहते थे। वह सभी मानते थे कि इसके पास जाने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उस लड़के की सारी जानकारी पर आरव एक गहरी सांस छोड़ता है। वह आगे कुछ नहीं कहता, बस अगले दिन पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करने लगता है। आरव एक अच्छी नींद लेना चाहता था, इसलिए वह सो गया। अगले दिन सुबह सुबह आरव पद्मनाग को उस लड़के को लाने को कहता है। कुछ देर बाद ही पद्मनाग उस लड़के को लेकर आ जाता है और आरव के सामने सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा, आपने जिसे कहा था मैं उससे ले आया हूँ। वह लड़का भी तुरंत अपने घुटने टेक देता है और सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा की जय हो। आरव बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरे किए सीधा उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के को नहीं पता था कि नागराजा ने उसे आखिरकार क्यों बुलाया है, लेकिन फिर भी वह नागराजा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नागराजा, मेरा नाम रुद्र है। रुद्र? वाह, मेरे आराध्य शिव के 11 रुद्र अवतार है और अब मेरे पास मेरा खुद का रुद्र होगा। क्या तुम अपने इस नए नागराजा से विद्या प्राप्त करना चाहोगे? आरव की बात सुन रुद्र हैरानी में अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखता है, लेकिन तभी उसे आरव का प्रश्न याद आता है और वह तुरंत आरव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, नागराजा, मैं तैयार हूँ। रुद्र की बात सुन आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरव रुद्र को नागवंश से बाहर ले जाता है। नागवंश से बाहर निकलने के तुरंत बाद वे अपने आप इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। आरव इस समय ब्लैक विला में नहीं बल्कि किसी और ही जगह पर था। आरव एक टैक्सी को रोकता है और उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चलने को कहता है। फिर आरव और रुद्र दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी वाला उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लेकर जाने लगता है। पृथ्वी लोक पर आने के बाद आरव शक्ति को कॉल मिलाता है। शक्ति जैसे ही कॉल उठाता है तो शक्ति तुरंत परेशानी में कहता है, छोटे मास्टर, आप कैसे हैं? आप कहां पर हैं? क्या कर रहे हैं आप? हमें बिना बताए कहां चले गए थे? शक्ति को इतना परेशान देख आरव तुरंत कहता है, शक्ति, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो हमें कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए हम किसी से भी बिना कहे चले गए थे। आरव की बात सुन शक्ति थोड़ा शांत होता है, लेकिन वह दोबारा से आरव से कहता है, लेकिन छोटे मास्टर, आपकी सिक्योरिटी। आरव तुरंत कहता है, शक्ति, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, और रही बात मेरे सिक्योरिटी की, अपने आदमियों से ही पूछ लेना मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं। आरव की बात सुन शक्ति इस बार पूरी तरह से शांत हो गया था, इसलिए अब वह आरव से पूछता है, छोटे मास्टर, अब आप कहां पर है? जिसके जवाब में आरव कहता है, मैं अभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, किसी से कहकर यूनिवर्सिटी के पास एक गाड़ी भेज देना। यूनिवर्सिटी के बाहर एक रुद्र नाम का लड़का मिलेगा, उसे चाबी देकर वह जा सकता है। आरव की बात सुन शक्ति कहता है, ठीक है छोटे मास्टर। इतना सुन आरव कॉल काट देता है और अपने फोन को अपने माथे पर हल्के हल्के से मारते हुए कुछ सोचता है और फिर अगले ही पल में वह एक और नंबर पर कॉल मिला देता है। लेकिन इस बार आरव ने अखिल को कॉल मिलाई थी। 3-4 रिंग के बाद सामने से कॉल उठा ली जाती है और अखिल की आवाज आती है, युवराज। आरव, बोलिए, क्या काम था? आरव भी अखिल की बात सुन अखिल से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह पूरा हो गया? जिस पर अखिल कहता है, जी युवराज, वह काम अगले दिन ही हो गया था। मैंने आपको कई बार कॉल लगाया, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, तो मैंने सोचा आप किसी जरूरी काम में होंगे, तो इसलिए बाद में मैंने भी कॉल नहीं मिलाया। जिस पर आरव कहता है, हम ठीक है, वैसे वहां के हालात कैसे हैं? आरव के सवाल का जवाब देते हुए अखिल कहता है, युवराज, जब से कंपनी वालों को ये पता चली है कि चेयरमैन बदल दिया गया है, तो पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया है। कपूर खानदान अपने सभी रिसोर्सेज लगाकर यह पता लगाना चाहते हैं कि कंपनी का नया चेयरमैन कौन है, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली। युवराज, अब आप कपूर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए हैं, अब आप क्या करना चाहेंगे? अखिल की बात सुन आरव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ सोचते हुए आरव अखिल से, कैसा है? कपूर खानदान को फोन करके बोलो कि चेयरमैन मीटिंग करना चाहते हैं। अगर आपसे वह चेयरमैन के बारे में ज्यादा पूछे तो सिर्फ आप इतना कह देना कि युवराज आपसे सीधा मीटिंग में ही मिलेंगे, लेकिन युवराज के आगे मेरा नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
आरव की बात सुन अखिल समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। वह अपने इस काम को करने के लिए कॉल रख देता है। थोड़ी ही देर में टैक्सी यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच जाती है। टैक्सी से उतरने के बाद आरव यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। इस समय रुद्र आरव के इस तरह से पीछे था जैसे वह उसका बॉडीगार्ड हो। आरव रुद्र से कहता है, मैं जब तक यूनिवर्सिटी से बाहर ना आओ तुम्हें तब तक यूनिवर्सिटी के बाहर ही रहना है। और अगर तुम्हें भूख लगे तो यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, जो तुम्हारा मन करे वह खा लेना। इतना कहने के बाद आरव अपनी जेब में जितने भी पैसे होते हैं सारे निकालकर रुद्र को दे देता है। रुद्र ने भी पृथ्वीलोक के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन उसने कभी भी आज तक पृथ्वीलोक को अपनी आंखों से नहीं देखा था। वह भी यह जानने के लिए काफी इच्छुक था कि पृथ्वीलोक पर इंसान कैसे कार्य करते हैं। रुद्र भी बिना कोई सवाल किए सारे पैसे लेकर अपनी जेब में रख लेता है। आरव भी घूमते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। इस बार आरव के शरीर में काफी बदलाव आया था। उसका शरीर मेल मॉडल के जैसा हो गया था, जिनके ऊपर हर तरह के कपड़े सूट करते हैं। उसी तरह आरव के शरीर पर भी ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स काफी अच्छी लग रही थी। आरव के चेहरे पर भी एक अलग ही तरह का तेज था। नागराजा बनने के बाद उसका स्वभाव पहले से ज्यादा शांत हो गया था। आरव जहां से जा रहा था वहां से लड़का हो या लड़की एक बार तो आरव को देख रहा था। आरव मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी को ढूंढते ढूंढते एक लेक्चरर की क्लास में चला जाता है। आरव को वहां पर मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उसे वहां पर एक जाना पहचाना चेहरा जरूर दिखाई दे जाता है। क्या ब्लैक कोबरा गैंग का कोई मेंबर रुद्र पर भरोसा कर उसे गाड़ी की चाबी दे देगा? आखिर आरव को क्लास में कौन दिखाई दिया जिसे वह जानता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।